हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं स्टडी फूड। बेटा यहाँ पर आप कंप्लीट केमिस्ट्री कर पाएंगे फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल और नीट लेवल तक। और यहाँ पर आपको सभी तरीके की डीपीपी मिलेगी, कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जाएगी। बेटा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि हमने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर करने वाले हैं। बेटा ये हमारे 12th केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स में बोर्ड से और कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें। सबसे पहले इन चैप्टर को करने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कस आपके साथ करूं कि मैंने इन चैप्टर्स को इस तरीके से लिंकअप किया है बेटा, क्योंकि आए दिन ऐसे दिखने में ऐसा होता है कि आप जब भी कभी किसी टॉपिक को प्लानिंग करके या फिर एक सीक्वेंस वाइज, एक टॉपिक वाइज अगर आप किसी चैप्टर को प्लानिंग नहीं करते हो तो उस चैप्टर को समझने में आपको दिक्कतें आती है या फिर उस चैप्टर को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हो। इसीलिए मैंने यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन चैप्टर्स को अच्छे से लिंकअप किया है, एक सीक्वेंस वाइज, एक टॉपिक वाइज मैंने इस चैप्टर्स को लिंक किया है ताकि आप इन चैप्टर्स को अच्छे से ओवरकम कर सको, मीन्स अच्छे से आप क्लियर कर सको। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करें। चैप्टर से हमारा सॉल्यूशंस। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स करने हैं, हमें कुछ टॉपिक्स करने हैं, देखने हैं कि हमें इन थ्रू आउट द चैप्टर्स किन किन टॉपिक को कंप्लीट करनी है, किन किन चैप्टर्स को किन किन टॉपिक को कंप्लीट करनी है। उन सारे टॉपिक को हम यहाँ पर ओवरव्यू में देख लेते हैं एक बार, जो इन सारे टॉपिक को अपने को थ्रू आउट द चैप्टर्स करने हैं। आइए अपन इन ओवरव्यू को चेक करते हैं बेटा। ओवरव्यू है हमारा इस कंटेंट का, चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। जैसा कि आपने देखा है चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है और इन चैप्टर के लिए ओवरव्यू है, मतलब किन किन पॉइंट्स को इन थ्रू आउट द चैप्टर अपने को करना है। जिसमें सबसे पहला है कि सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस क्या है और टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं लिखता हूं सिंपली यहां पर कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस के टाइप, है ना, सॉल्यूशंस के टाइप। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। जब भी आप सॉल्यूशन समझ जाओगे, सॉल्यूशंस की टाइप समझ जाओगे, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने को करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक करना है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगला जो पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट में अपने को ये समझना है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशंस कैसे हम अपन डिफाइन कर पाएंगे, कैसे सॉल्यूशंस को समझ पाएंगे कि ये पर्टिकुलर चीज सॉल्यूशन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें सॉल्यूशंस की टाइप कितनी है, सॉल्यूशन कितने टाइप की होती है, कितने टाइप से सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। दूसरा पॉइंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस का, कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे फाइंड आउट कर पाते हैं कि कौन सी सब्सटेंस इसमें डिसॉल्व की गई है, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन क्या है, कौन कौन से उसके अंदर कंपोनेंट अवेलेबल है, कंपोनेंट्स की क्या क्वांटिटी है और इवन की सॉल्यूशंस की ओवरऑल क्वालिटी क्या है। मतलब तमाम सॉल्यूशन से रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म अपन यहाँ पर करने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर मैं पॉइंट ऑफ चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स से, मींस की कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन से हमेशा से क्वेश्चंस आती रही है। तीसरा जो पॉइंट है हमारा बेटा वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी को समझेंगे, है ना। सॉल्युबिलिटी बेसिकली सॉल्यूशन का ही एक टाइप है जहां पर हम ये समझते हैं कि हमें सॉल्यूशंस जो मिली है वो किस टाइप की सॉल्यूशन है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है या लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है या गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन है। तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्यूशन चैप्टर का, जहां पर हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप की सॉलिड, अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैसेस को हम किस तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं या लिक्विड सॉल्यूशन में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। एक खास इंपॉर्टेंट चीज है कि सॉल्युबिलिटी के अंदर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिलेगा हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ पढ़ने को मिलेगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम समझेंगे कि कैसे किसी गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व की जाती है। हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ क्या बोलता है, हाँ, हेनरी लॉ के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को कैसे स्टडी करते हैं, हेनरी लॉ की क्या एप्लीकेशंस है, हेनरी लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, ओवरऑल चीज अपन यहाँ पर तीसरे पॉइंट सॉल्युबिलिटी में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट मिलेगा बेटा, वहां पर फोर्थ नंबर का पॉइंट होगा हमारा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बेटा एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वेपर प्रेशर, जैसे कि आपने
प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड 11th में या उससे भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में आपने पढ़ा होगा डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक उसी से रिलेटेड यहाँ पर वेपर प्रेशर अपने को इस चैप्टर्स में करने हैं, वेपर प्रेशर्स ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने को मिलने वाला है जिसको अपन बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ। क्या बोलते हैं? रॉल्ड्स लॉ, रॉल्ड्स लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का। फिफ्थ नंबर में जो टॉपिक है बेटा, वहां पर फिफ्थ नंबर में हम यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी टू मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना बेटा। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। सॉल्यूशन जब हम आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन करते होंगे तब हम देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप की सॉल्यूशंस अपने को यहाँ पर मिलेगी। 6 नंबर में जो पॉइंट है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी टाइप के एग्जामिनेशन आप ले लो, बोर्ड की एग्जाम ले लो, आप चाहे किसी भी इंजीनियरिंग की एग्जाम ले लो या मेडिकल की एग्जाम ले लो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस हमेशा से आती रही है, राइट। तो वेपर प्रेशर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी भी है, कंसंट्रेशन टर्म भी है ना। टाइप ऑफ सॉल्यूशन से भी कभी-कभी क्वेश्चंस आती है, कब समटाइम्स मेडिकल में भी क्वेश्चंस आ रखी है टाइप ऑफ सॉल्यूशन से, है ना। तो इस तरीके से। और लास्ट का जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा वांट ऑफ फैक्टर्स, वांट ऑफ फैक्टर्स, है ना। तो ये तमाम हमारे की पॉइंट्स हैं जो से अपने को थ्रू आउट द चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सॉल्यूशंस क्या है, पहले अपने को ये समझना है कि सॉल्यूशंस क्या है, राइट। क्योंकि ये चैप्टर्स है तो ऑब्वियसली हमें नीड होगी कि भाई सॉल्यूशंस को पहले जानना है कि सॉल्यूशंस क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशंस क्या होता है सॉल्यूशंस का, सॉल्युबिलिटी क्या होती है सॉल्यूशंस का, मतलब किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, है ना। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, वेपर प्रेशर्स क्या होता है, वेपर प्रेशर्स हम कैसे मेजर करते हैं, रॉल्ड्स लॉ क्या है, रॉल्ड्स लॉ की बेसिक एप्लीकेशंस क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, जहां पर हम डिफरेंट टाइप के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉल्यूशंस का, है ना। यहां पर मैं लगा दूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, जो 4 टाइप के हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे वांट ऑफ फैक्टर्स। तो ओवरऑल ये हमारे की पॉइंट्स है, ये हमारे ओवरव्यूज हैं जिसे अपने को थ्रू आउट द चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करें हम। एक बार इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। पहले हमें नीड होगी कि भाई सॉल्यूशंस क्या है। ऑब्वियसली सॉल्यूशंस क्या है, जिस चैप्टर को अपन स्टडी कर रहे हैं तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस क्या है, किसको बोलते हैं, हम कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए सीधा सीधा टर्म्स, सीधा सीधे मुद्दे पर आते हैं और हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस को सिंपली नोट करो बेटा, आप पेन नोटबुक आप रखें अपने साथ में और साथ में सारी चीजें नोट भी करते जाइए, ताकि क्या होगा कि आप उस टॉपिक को, उस कंटेंट को बेटर आप क्लियर कर पाओगे। तो सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है बेटा ये सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, राइट। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए बेटा। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होना चाहिए, राइट। फिर से मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करना है कि सॉल्यूशन सर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। व्हाट इज सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, है ना। अब थोड़ी सी बात समझते हैं कि ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा। होमोजेनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं, उस टाइप की मिक्सचर होती है ये, जहां पर जिस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन, properties and composition is uniformly distributed। कैसी होती है? uniformly distributed। hope it is clear। uniformly distributed
अब हम समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं। मैंने क्या लिखा, मैंने कहा कि ऐसी मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो और कंपोजिशंस क्या हो, यूनिफॉर्मली हो, मतलब यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है हर किसी, सपोज कि इतना बड़ा दायरा मैंने लिया, इतनी बड़ी एरिया लिया, अगर इस एरिया में हर जगह पर किसी चीज की क्वांटिटी व्हाटएवर कोई भी चीज है, अगर हर चीज हर पोर्शन में हर एक किसी एरिया में अगर इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी इक्वल है तो हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली, है ना। हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहाँ देखो ध्यान से, मैंने एक बीकर लिया और बीकर के अंदर मैंने वाटर लिया। मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पर बीकर लिया और बीकर में मैंने वाटर एक सब्सटेंस लिया। होप इट इज क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक दूसरे सब्सटेंस NaCl को डिसॉल्व कर रहा हूँ। किसको डिसॉल्व कर रहा हूँ, NaCl, एक सब्सटेंस को इस वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अपने को क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्यूशन किसकी, NaCl एंड वाटर की, सॉल्ट एंड वाटर की सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं कहता हूँ बेटा कि ये जो सॉल्यूशन है होमोजीनियस है। ये क्या कैसी सॉल्यूशंस हैं, होमोजीनियस है। होमोजीनियस बोले तो इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। प्रॉपर्टी से मतलब किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज आप लगा लो। मैं एक सिंपली यहां पर लगाता हूं टेस्ट की, है ना। जैसे ही मैंने वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व कर दिया, स्टीयरिन की डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व करने के बाद मैं नोटिस कर रहा हूं कि NaCl सबसे पहली चीज कंप्लीटली इसके अंदर डिसॉल्व कर चुकी है, कंप्लीटली घुल चुकी है। दूसरी चीज है, जब मैं इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन के अपर लेवल से कुछ सॉल्यूशन लेकर के टेस्ट कर रहा हूं, तो ये सॉल्टी फील हो रही है, सॉल्टी समझ आ रही है ना। मैंने इस किनारे से मैंने कुछ सॉल्यूशंस को लेकर के टेस्ट कर रहा हूं, तो यहां भी सॉल्टी समझ में आ रही है। मैंने इस किनारे से लेकर के थोड़ी सी टेस्ट कर रहा हूं, तो यहां से भी सॉल्टी नजर आ रही है। कहने का मतलब कि NaCl जो सब्सटेंस है इस सॉल्यूशंस के अंदर कंप्लीटली एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। ऐसा कोई पोर्शन नहीं है इस सॉल्यूशंस के अंदर जहां की वो NaCl नहीं गया हुआ है। दैट मींस कि इस सॉल्यूशंस के अंदर NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व कर चुका है हर एक किसी पोर्शन में, हर एक किसी फेज में। मतलब इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कि NaCl वाटर के अंदर क्या हुई है, यूनिफॉर्मली डिसॉल्व कर गया, यानी मतलब यूनिफॉर्म डिसॉल्व कर गया है, यूनिफॉर्मली फैल चुकी है, राइट। सो इट्स प्रॉपर्टी क्या है, यूनिफॉर्मली हो गई। दूसरी चीज है कंपोजिशन को भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। कंपोजिशन का मतलब कि जैसे ही मैंने NaCl को इस वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो क्यों, ऐसा तो नहीं है कि इसके अपर लेयर जो है, सॉल्यूशन का जो अपर लेयर है वहां पर NaCl डिसॉल्व कर गया हो और लोअर लेवल में डिसॉल्व ना किया हो। वहां लोअर लेवल में भी डिसॉल्व किया है, अपर लेवल में भी डिसॉल्व किया है, राइट साइड में भी डिसॉल्व किया है, लेफ्ट साइड में डिसॉल्व किया है। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशंस के अंदर NaCl और NaCl की जो कंपोजिशंस है वो फैल चुकी है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हमने जो यहाँ सॉल्यूशन लिया है, इस सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है NaCl और वाटर की, ये कंपोजिशन कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं किया। जैसे कि आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इसके साइड में मैं एक दूसरा बीकर ले रहा हूं बेटा, इस बीकर के अंदर मैं वाटर ले लिया, है ना। और सेम अगर मैं इस वाटर के अंदर कुछ स्टोन को डिसॉल्व कर रहा हूं, कुछ स्टोन को, अब आप क्या देखोगे कि स्टोन क्या वाटर के अंदर डिसॉल्व करेगी, नहीं डिसॉल्व करेगा, है ना। मतलब स्टोन इस वाटर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म पोजीशन में, किस फॉर्म में है, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशंस में है। मतलब स्टोन वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं किया हुआ है। तो जो भी सब्सटेंसेस किसी दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीट रूप से घुल जाए, कंप्लीट रूप से डिसॉल्व हो जाए, उसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना, यूनिफॉर्म हो जाना। जैसे ही कोई चीज, और जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म होना। होप इट इज क्लियर कि यूनिफॉर्म क्या है और नॉन यूनिफॉर्म क्या है। अब बेटा बात को यहां भी समझते हैं कि यूनिफॉर्म होने की वजह से इन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली रहेगी। लेकिन इन सॉल्यूशंस को अगर हम देखते हैं तो ये इस सॉल्यूशंस में कैसा नेचर है, इस सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली है। इस सॉल्यूशन में जो कंपोजिशंस है इसके, ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कंप्लीट रूप से मिक्स नहीं हुआ है। तो नहीं मिक्स हुआ है तो क्या होगा,
इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी और इसकी जो कंपोजिशन होगी वो यूनिफॉर्म नहीं होंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म होंगे। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी हमेशा अलग अलग आएगा। यहां पर हो सकता है स्टोन ना मिले, आप नेचुरली सोच सकते हो कि जब भी स्टोन को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे कि वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मींस कि कहीं पर वाटर नजर आएगा तो कहीं पर स्टोन नजर आएगा, कहीं पर हम इसको ऐसा देख सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म, राइट। अब हम एक दूसरी चीज, तो सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन किया था सर? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं बेटा? कि सर ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे सब्सटेंस जो मिक्स हुई है जिसमें उनके जो कंपोजिशंस हैं, उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ऐसे सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स क्या हो, उस थ्रू आउट द सॉल्यूशंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स कहते हैं। एग्जांपल के रूप में NaCl वाटर का सॉल्यूशन, शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशंस एक्सेट्रा, ऐसा हो सकता है ग्लूकोज एंड वाटर का सॉल्यूशन एक्सेट्रा। दूसरा जो नॉन यूनिफॉर्म है, बहुत सारे नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, जैसे कि सॉइल, जैसे कि सैंड का वाटर में सॉल्यूशन, जैसे कि स्टोन में वाटर का सॉल्यूशन। तो बेटा हमने क्लियर कर लिया कि सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या होगी। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन एक और एक से अधिक सब्सटेंसेस जो कि आपस में क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। होप इट इज क्लियर, ओके। बेटा नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग अपने को पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अबाउट सॉल्यूशन जो अपने को पता होना चाहिए, है ना। उन टर्म को अपन स्टडी करें। फर्स्ट टर्म है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन lose their individual identity, है ना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, जो कुछ पॉइंट अपने को पता होना चाहिए सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सॉल्यूशन के बारे में। वो ये है, कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, वो क्या करती है बेटा? लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। कभी भी किसी भी सॉल्यूशन में जो उनके कंपोनेंट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली खत्म कर लेती है। मींस कि कोई भी सॉल्यूशन XYZ ले लो आप, किसी भी टाइप की, चाहे सॉलिड का ले लो, लिक्विड का ले लो या गैसियस का ले लो, उसमें जो उनके कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट रूप से अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देती है। मींस कि जो उनकी प्रीवियस आइडेंटिटी होती है, फाइनल सॉल्यूशन बनने के बाद उनकी वो सेम आइडेंटिटी नहीं रहती है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले लूं, मैं ले लेता हूं एक A कंपोनेंट और B कंपोनेंट, दोनों को मिलाकर एक सॉल्यूशन जेनरेट कर रहा हूं, है ना। अब मैं कहूं कि कंपोनेंट A जो मैंने इस सॉल्यूशंस के लिए लिया है, इनकी जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, क्या वो सॉल्यूशंस की आइडेंटिटी होगी? नहीं होगी, है ना। या फिर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट A होंगे, क्या उनकी प्रीवियस आइडेंटिटी जैसी होगी? नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसकी जो कंपोनेंट होगी, कितनी भी टाइप की कंपोनेंट क्यों ना हो, कितनी भी नंबर ऑफ कंपोनेंट क्यों ना हो, उन सॉल्यूशंस में, उन सॉल्यूशंस की आइडेंटिटी सॉल्यूशन में जाते ही उस कंपोनेंट की आइडेंटिटी कंप्लीटली फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। तो यही चीज मैंने लिखा है गाइस कि कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, राइट, एंड it cannot be separated by any simple method। ये भी बात समझो बेटा, क्या बोलता है ये टॉपिक? ये नेक्स्ट का टर्म बोलता है कि कभी भी इन सॉल्यूशंस के कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कभी भी किसी भी सिंपल मेथड का यूज करके हम उन सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, रिमेंबर हमेशा माइंड में रखना है। वैसे ही सॉल्यूशंस का नाम लेते ही आपके माइंड में चमकना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन है, दैट मीन्स कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरी चीज कि हमेशा सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट होने चाहिए आपस में नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो फिर वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल्स में समझ सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस है और अगर मैं उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दूं, दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अगर इन दोनों को मिला दूं तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन बनेगी, है ना। क्या वो सॉल्यूशन होगा? रियल में वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। होगा ऐसा इसलिए होगा नहीं, क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि जब ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे तो दोनों एक दूसरे से इंटररिएक्ट करके किसी तीसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिक्स की सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी सॉल्यूशंस में जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो, खास तौर पर इनका ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट आपस में इंटररिएक्ट ना करें, तो फिर वो डेफिनेशंस जो सॉल्यूशन का है उसे वो जस्टिफाई नहीं करता, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग कि कंपोनेंट्स जो होते हैं बेटा सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशंस में जाते ही अपनी आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म कर लेती है। जैसे कि ले लो NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दो, NaCl की आइडेंटिटी कंप्लीटली खत्म। शुगर ले लो, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करो, शुगर की आइडेंटिटी खत्म, है ना। तो ये चीजें मैंने आपको यहां दिखाया। दूसरी चीज मैंने ये भी कहा इसमें कि कभी भी किसी भी सॉल्यूशंस के कंपोनेंट को आप किसी भी सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो, चाहे वो सिंपल मेथड कुछ भी हो, चाहे वो आप फिल्ट्रेशन कर रहे हो, बॉइलिंग कर रहे हो, मेल्टिंग कर रहे हो, सॉलिडिफिकेशन कर रहे हो, सेंट्रीफ्यूगेशंस कर रहे हो, व्हाटएवर किसी भी टाइप का आप मेथड यूज कर रहे हो, किसी भी, रिमेंबर कि किसी भी फिजिकल मेथड से, किसी भी सिंपल मेथड से आप कभी भी किसी भी सॉल्यूशंस के कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। होप इट इज क्लियर। दूसरा पॉइंट है बेटा कि कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट, अप टू अ सर्टेन लिमिट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। क्या कहा गया है इस पॉइंट में कि कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन, बेटा कि सॉल्यूशन के जो कंपोजिशंस होते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, है ना, मींस मैं इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दूं, है ना, कि सॉल्यूशंस कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है एक सर्टेन लिमिट तक ही वेरी कर सकता है, सर्टेन लिमिट तक ही, निश्चित लिमिट तक ही वेरी कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है। जैसे कि यहां देखो, मेरे पास एक बीकर था, ये बीकर, इसमें मैंने वाटर लिया और ये वाटर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर है ना। मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर है। क्या है बेटा? ये रूम का टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर पर है ना। और यहां पर प्रेशर भी कुछ है, प्रेशर कंसीडर कर लेते हैं कि 1 atm प्रेशर है ना, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, है ना। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये मैंने एक बीकर लिया और इसके अंदर वाटर लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इसमें डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं NaCl में डिसॉल्व कर रहा हूं। पहले क्या किया मैंने, पहले इसके अंदर 5 ग्राम डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बन गया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर से सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं इसमें, फिर से मैंने 10 ग्राम सब्सटेंस को ऐड किया फिर से, तो देख रहा हूं कि फिर भी सॉल्यूशन बन गया, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूं, और भी क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, 20 ग्राम मैंने और ऐड कर दिया इसके साथ, तो देखा हूं कि फिर भी सॉल्यूशंस बन गया। अब ऐसे करते करते जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो एक ऐसा सर्टेन लिमिट, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी, वहां पर आने के बाद और भी NaCl को आप इस वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। मतलब वहां पर कंप्लीटली क्या होगा, वाटर कंप्लीटली वहां पर बिल्कुल से एकदम शिथिल हो जाएगा। वो कहेगा कि नहीं, अब मैं और भी NaCl को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं होने दे सकता हूं, बस हमारी इतनी ही लिमिट थी। तो रिमेंबर, इसीलिए ये पॉइंट हमने कहा है कि कभी भी
सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होती है एक पर्टिकुलर एक सर्टेन लिमिट तक ही हो सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी, मैंने यहां पर वाटर लिया 1 लीटर और इसके अंदर मैंने 2 kg NaCl को डिसॉल्व कर सकता हूं, कभी पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। सो रिमेंबर कि कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशंस कैन बी वेरीड अप टू अ सर्टेन लिमिट, किसी खास पोजीशन तक ही, किसी खास लिमिट तक ही, उससे अधिक नहीं हो सकती, है ना। नेक्स्ट अगली पॉइंट है बेटा हमारा पॉइंट नंबर 3, ये भी सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग है। ये पॉइंट कहता है कि पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, अब आप देख रहे हो कि सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस में कंपोनेंट होते हैं, है ना। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, साइज ऑफ अ पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, ऑफ अ solution will be less than 10 to the power -9 मीटर और 1 नैनोमीटर। देखो बेटा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं समझना बात को कि साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के जो साइज होता है बेटा, पार्टिकल साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज करने का मतलब यहां पर, जैसे कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया था वाटर और NaCl का, मतलब इन सॉल्यूशन में क्या है, वाटर है और NaCl है, तो इन सॉल्यूशन के लिए कौन कौन से पार्टिकल हो जाएंगे, NaCl एक पार्टिकल है और एक वाटर एक पार्टिकल है। तो इन पार्टिकलों की जो साइज होगी सॉल्यूशंस के अंदर, वो हमेशा रिमेंबर रखना है 10 टू दी पावर -9 मीटर से लेस होगी, यानी 1 नैनोमीटर से हमेशा कम होगी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, होप इट इज क्लियर। ये आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर उसके पार्टिकल का साइज हमेशा 1 नैनोमीटर या फिर 10 टू दी पावर -9 मीटर से कम होती है, राइट। एक चौथा पॉइंट और भी लगा लेते हैं हम कि किसी भी सॉल्यूशन में जो उसके पार्टिकल होते हैं, है ना, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, particle of a solutions will be in molecular size, in molecular size, है ना। इस पॉइंट को भी समझ लो बेटा, कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं विल बी इन मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज में होती है ना। साइज करने का मतलब, मॉलिक्यूलर साइज करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन के अंदर एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल होगी, या पार्टिकल लेवल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर होगी, या प्रोटॉन्स के लेवल पे होगी, या न्यूट्रॉन्स के लेवल पर होगी, ऐसा नहीं होगा। कभी भी सॉल्यूशन जो कोई होती है तो उनके पार्टिकल्स मॉलिक्यूलर लेवल में होती है, मॉलिक्यूलर लेवल में होती है। आप समझ रहे हो, जैसे कि ये सॉल्यूशंस हमारे पास है वाटर और NaCl का, तो इस सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल NaCl है और H2O है, ये किस लेवल में है, किस लेवल में आपको दिखाई दे रही है? सर H2O मॉलिक्यूलर लेवल में दिखाई दे रही है, मॉलिक्यूलर लेवल में दिखाई दे रही है। किस लेवल में दिखाई दे रही है बेटा? मॉलिक्यूलर। NaCl जो पार्टिकल है इस सॉल्यूशंस का, वो किस लेवल में दिखाई दे रहा है बेटा? सर ये मॉलिक्यूलर लेवल में दिखाई दे रही है। ऐसा तो नहीं है इन सॉल्यूशन में ये जो कंपोनेंट है ये एटम है कोई, या ये कंपोनेंट है ये एटम है कोई, है ना, ऐसा नहीं है। तो हमेशा रिमेंबर रखना है, हमेशा माइंड में ये चीजें आनी चाहिए कि कभी भी जो सॉल्यूशन होती है उनके जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा किस लेवल पे होती है? तो सर मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। होप इट इज क्लियर यहां तक, है ना। ये चार हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर यहां तक। अब चलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशंस के बारे में। कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। सर कंपोनेंट बोले तो कुछ नहीं, एक ऐसा सबस्टेंस, एक ऐसी मटेरियल जिसके हेल्प से कोई सॉल्यूशन बनी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट बोलते हैं, है ना। अगर मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया है, यहां पर ये एक सॉल्यूशन है ना, इस बीकर में, है ना, बीकर ए में ये कोई सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस के अंदर कोई सबस्टेंस X है, कोई सबस्टेंस Y है और कोई सबस्टेंस Z है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन किसकी है? X की, Y की और Z की सॉल्यूशन है।
मतलब इन सॉल्यूशन ए में जो कंपोनेंट है वो x है, y है और z है। मतलब कंपोनेंट सीधा फंडा है किसी भी सॉल्यूशंस को बनाने के लिए। जो सब्सटेंस, जो मटेरियल, जो केमिकल स्पीशीज यूज की गई हैं, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर कि कंपोनेंट कभी भी किसी सॉल्यूशंस के कितने होते हैं। तो वेरी सिंपल कि दुनिया में कोई भी सॉल्यूशंस हो, कोई भी XYZ सॉल्यूशन हो, हमेशा सॉल्यूशंस के अंदर दो ही कंपोनेंट होते हैं बेटा। एक होंगे सॉल्वेंट के रोल में, तो दूसरे होंगे सॉल्यूट के रोल में, है ना। कंपोनेंट बहुत हो सकते हैं, नो डाउट। कंपोनेंट 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनकी जो रोल होगी उस सॉल्यूशन के अंदर, वो या तो सॉल्वेंट की रोल में होगा या तो सॉल्यूट के रोल में होंगे, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना है एक सॉल्यूशंस में कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो सर 2 कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सर 2 ही होंगे, 2 ही पार्ट्स होता है, 2 ही फेज होंगे, है ना। भले ही कितने सबस्टेंस, कितनी मटेरियल घोली गई हो, कितनी मटेरियल का सॉल्यूशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सारे में से एक कोई सॉल्वेंट के रोल में होगा और रिमेनिंग जितने कंपोनेंट होंगे वो सॉल्यूट के रोल में होंगे। होप इट इज क्लियर। जैसे कि किसी क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती है बेटा। क्लास के अंदर जो है बहुत सारे टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या होती है, गर्ल्स स्टूडेंट्स होती है, बॉयज स्टूडेंट्स होती है ना। अब अगर मैं किसी भी क्लास की बात करूं तो 2 ही कंपोनेंट होगी, या तो एक टीचर्स होंगे, एक जो कंपोनेंट होंगे वो टीचर्स होंगे, दूसरे कंपोनेंट्स जो होंगे वो स्टूडेंट्स के होंगे। ठीक उसी तरीके से सॉल्यूशंस के अंदर हमेशा से 2 ही कंपोनेंट होगी, सॉल्वेंट अदर देन सॉल्यूट। होप इट इज क्लियर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज सॉल्यूट। वेरी सिंपल, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे सर, दोज मटेरियल व्हिच इज लार्जर इन अमाउंट, व्हिच इज लार्जर इन अमाउंट। डेफिनेशंस में अगर मैं लिख दूं तो दोज मटेरियल या दोज कंपोनेंट which is larger in amount, which is larger in amount in the solution, कहते हैं बेटा ध्यान से देखो, सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लार्जर अमाउंट में होती है, सबसे ज्यादा होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई तुम सॉल्वेंट हो, तुम क्या हो, सॉल्वेंट हो। ठीक अपोजिटली इसको लगा लो, क्या होंगे, जो मिनिमम अमाउंट में होंगे, जो क्या होंगे, विच इज मिनिमम इन अमाउंट इन द सॉल्यूशन, विच इज मिनिमम इन अमाउंट in the solution, it is called as solute. Hope it is clear. सॉलिड किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे। वेरी सिंपल, सॉल्वेंट क्या था कि भाई किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम अमाउंट में है, मैक्सिमम क्वांटिटी में है, दैट इज सॉल्वेंट। जो मिनिमम हो गया भाई तुम कौन हो, तुम सॉल्यूट हो। होप इट इज क्लियर। अब चलिए, अब इसे हम पता कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स कुछ लगा दूं बेटा, यहां पर मैं कहता हूं 35% of इथाइल एल्कोहल सॉल्यूशंस, यानी इथेनॉल सॉल्यूशन। मैंने एक छोटा सा वर्ड लिखा है यहां पर, बात को समझना। 35% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब, इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से सॉल्यूट है, कौन से सॉल्वेंट है। सबसे पहली चीज, जो टर्म्स लिखी गई है, जो सेंटेंस लिखी गई है, जो फैक्ट्स यहां लिखी गई है, उनके बारे में सोचिए। 35% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब है ना। इसका मतलब हो गया कि 35% क्या है, इथेनॉल है उस सॉल्यूशन में, एंड रिमेनिंग कितना बच गया बेटा, रिमेनिंग कितना बच गया, 65। तो 65% क्या है हमारा, वाटर है उस सॉल्यूशन में, यही है ना। अगर 35% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन का क्या मतलब, 35% इथेनॉल और 65% जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, वाटर है। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस सिस्टम में, इस सॉल्यूशन में कौन सी पोर्शन ज्यादा है। तो देख रहे हैं कि सर वाटर ज्यादा है, तो सर वाटर क्या होंगे, सॉल्वेंट होंगे। वेरी गुड। और कम क्या है, तो सर 35% इथेनॉल है, जो कम है, दैट मींस इथेनॉल क्या है इसमें, तो सर इथेनॉल इसके अंदर सॉल्यूट है। होप इट इज क्लियर, है ना। क्वांटिटी के बेसिस पर हमने डिसाइड कर लिया, क्वांटिटी के बेसिस पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से सॉल्वेंट होंगे, कौन से सॉल्यूट होंगे। लेकिन बच्चों,
अगर ऐसा हो कि ऐसा कुछ ना हो, है ना, ऐसे दिया हो कि 85% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन, अगर ऐसा लिखा तब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो सर तब भी क्लियर है कि इस सॉल्यूशन में 85% क्या है, इथेनॉल है, 85% क्या है, इथेनॉल है, और रिमेनिंग 15% क्या है सर, वाटर है। अब सारे मामला उल्टा हो गया है ना। अब आप क्या देख पा रहे हो कि 85% इथेनॉल है, इथेनॉल की अमाउंट कितनी है, 85%, भाई ये सबसे ज्यादा है। दैट मींस जो चीज सबसे ज्यादा है तो नो डाउट सीधा मानना है कि ये चीजें क्या होगी सर, ये चीज सॉल्वेंट होगी। लेकिन वाटर क्या होगी, वाटर क्या होगी सर, ये सॉल्यूट होंगे, सॉल्यूट होंगे, वेरी सिंपल, सॉल्यूट होंगे, बिकॉज इसकी अमाउंट क्या है, बहुत कम है ना, इसकी बहुत ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी कम है, मतलब जो कम है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। अब सर ऐसा हो सकता है क्या, वाटर भी सॉल्यूट हो सकता है क्या? डेफिनेटली वाटर भी सॉल्यूट हो सकता है, नो डाउट। ऐसे माइंड से ये चीजें लोचा हटा देना है कि कभी वाटर ही हमेशा सॉल्वेंट होगी, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है बेटा। ऐसा हो सकता है कि वाटर भी कभी कभी सॉल्वेंट बन जाए। जैसे मैं कहता हूं, एक एग्जांपल्स और भी बता दूं आपको कि हाइड्राटेट मैं ले लूं मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट, हाइड्राटेट जिंक सल्फेट Zn, सीधा लिख दो आप, हाइड्राटेट ZnSO4, है ना, हाइड्राटेट वैसे लिखा इसको ऐसा जाता है, हाइड्राटेट जिंक सल्फेट को ZnSO4, है ना, क्या लिख देना है, HY हाइड्राटेट लिख देना है ना, हाइड्राटेट है। हाइड्राटेट का मतलब कि जिंक सल्फेट के साथ वाटर ऐड है, क्या ऐड है, जिंक सल्फेट के साथ वाटर ऐड है ना। अब इस सिस्टम के अंदर जिंक सल्फेट मैक्सिमम अमाउंट में है। अगर जिंक सल्फेट मैक्सिमम अमाउंट में है और वाटर यदि मिनिमम अमाउंट में है, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर वाटर क्या होगा, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? सर सीधा फंडा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और ZnSO4 क्या हो जाएगा सर, ये सॉल्वेंट होंगे, है ना। तो सीधा फंडा है कि जो मटेरियल ज्यादा है दैट इज सॉल्वेंट है, जो कम है दैट इज सॉल्यूट है ना। अब चलते हैं तीसरे एग्जांपल्स, कुछ ऐसा लेते हैं जहां पर सोच ये खत्म हो जाती है। अब एक ऐसा एग्जांपल सामने आके बैठ गया जैसे कि 50% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, 50% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इसका क्या मतलब 50%, अरे अब तो यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, 50% है, अब तो ना तो कोई ज्यादा है ना तो कोई कम है, दोनों इक्वलाइज पोर्शन में, है ना। अब इस सेंस में क्या होगा, तो ध्यान से समझिए, यहां पर 50% इथेनॉल हो गया, है ना, एंड रिमेनिंग 50% क्या होगा बेटा, वाटर हो गया। होप इट इज क्लियर। अब सर यहां पर कैसे आइडेंटिफाई करें, तो देखो जब इस तरीके की कंडीशंस आए तो आप किसी एक को पकड़ लो कि भाई तुम ही सॉल्वेंट हो, है ना। हमने सीधा वाटर को पकड़ लिया कि भाई तुम ही सॉल्वेंट हो, है ना। देयर इज नो रूल फॉर द सिस्टम, है ना, यहां पर कोई रूल्स नहीं। हाँ क्वेश्चंस में, अगर क्वेश्चंस में ऐसा मेंशन होता है कि अगर 50% कोई चीज है और तब मेंशन रहेगा कि वहां इथेनॉल जी सॉल्वेंट है या वाटर सॉल्वेंट है, तब आपको उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो सीधा लगाएंगे कि 50% वाटर एंड 50% इथेनॉल में एज यू विश कि आप किसको सॉल्वेंट मान लो और किसको सॉल्यूट मान लो। तो मैंने वाटर को मान लिया सॉल्वेंट, तो दूसरे क्या हो जाएंगे सर, सॉल्यूट हो जाएगा। होप इट इज क्लियर सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारा बेटा, अब हम आगे बात करते हैं। अभी मैंने कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, दैट इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वेरी सिंपल, ये भी है, कोई प्रेशर नहीं डालने की जरूरत है माइंड पे, है ना, सिंपल टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझने के लिए हम यहाँ पर बहुत सारे टूल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि सॉल्यूशन किस टाइप का है ना। सॉल्यूशन के टाइप बेटा बेसिकली कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है ना, जिसमें से हम सबसे पहला चूज कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, है ना। सबसे पहला कंडीशन मैंने चूज कर लिया कि सर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि कंपोनेंट की संख्या कितनी है ना।
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितनी है उनके बेसिस पर सॉल्यूशन का टाइप अपन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट इसको ए बना लेते हैं। होप इट इज क्लियर। तो ध्यान से देखिए, कंपोनेंट के नंबर के बेसिस पर बेटा सॉल्यूशंस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जिसमें यहां पर हम कुछ सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला बाइनरी सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस? बाइनरी सॉल्यूशन। फर्स्ट वन दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन, सेकेंड वन दैट इज टर्नरी सॉल्यूशन, and third one that is quaternary solution, hope it is clear। binary solution, ternary solution, quaternary solution, hope it is clear। ये जो बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन हमने लिया है, बेसिकली ये किस बेसिस पर लिया है मैंने? तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर लिए हैं, रिमेंबर, है ना। तो ध्यान रखना है बाइनरी सॉल्यूशंस किसको बोलते हैं। ध्यान से देखो कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। टर्नरी सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितनी होनी चाहिए? 4 होने चाहिए। इसके लिए 4 होनी चाहिए, टोटल कंपोनेंट्स 4 होनी चाहिए, इसके लिए टोटल कंपोनेंट्स 3 होनी चाहिए, और इसके अंदर टोटल कंपोनेंट कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई सॉल्यूशन के अंदर तो 2 ही कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होंगे, एक सॉल्वेंट होंगे। अब जो यहाँ पर 2, 3 और 4 है, ये इनमें से कितने सॉल्यूट होंगे, कितने सॉल्वेंट होंगे, ये डिसाइड करिए। तो देखो बेटा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कितने हो? सॉल्वेंट 1 हो, और सॉल्यूट कितने हो? तो सर सॉल्यूट भी 1 हो, और दोनों मिलाकर के कितने कंपोनेंट्स हो? 2 हो। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे? सर बाइनरी सॉल्यूशंस है, राइट। ऐसे अब टर्नरी की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कितने हो? सर 1 हो, और सॉल्यूट कितने हो? तो सर सॉल्यूट कितने हो? 2 हो, और टोटल इंक्लूड करके टोटल कंपोनेंट्स कितने आ जाए? 3 आ जाए, तब वो क्या होंगे? कौन से सॉल्यूशन होंगे? सर टर्नरी सॉल्यूशन होंगे। क्वाटरनरी सॉल्यूशंस कौन से होंगे? सर ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कितने हो? सर सॉल्वेंट 1 हो, और जिसके अंदर सॉल्यूट कितनी हो? तो सर सॉल्यूट 3 हो, और टोटल मिला करके अगर सर 4 कंपोनेंट आता है, दैट मींस कि वो क्वाटरनरी सॉल्यूशंस है। होप इट इज क्लियर। बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट 2, टर्नरी सॉल्यूशन में टोटल कंपोनेंट 3, एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट दैट इज 4। अब बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कैसे? अब एक कॉमन चीज आपको समझ में आ रहा होगा हर किसी में कि किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो, चाहे वो बाइनरी हो, चाहे वो टर्नरी हो, चाहे वो क्वाटरनरी हो, बेटा सॉल्वेंट हमेशा सिंगल ही होगा, एक ही स्पेसिफिक सॉल्वेंट होंगे। अदर देन जितने रिमेनिंग कंपोनेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट। आप क्या देख रहे हो कि इसमें सॉल्यूट के ही नंबर्स बढ़ रहे हैं। सॉल्यूट बाइनरी में सॉल्यूट 1, टर्नरी में सॉल्यूट 2, और क्वाटरनरी में सॉल्यूट 3 है ना। होप इट इज क्लियर। तो ये था हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का पहला पॉइंट्स, पहला टूल्स, नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पर हमने देखा कि सॉल्यूशन 3 कैटेगरी के, कौन कौन? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। होप इट इज क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ए का मैंने कर लिया, बी वाला का करते हैं। बी में है ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा ध्यान से समझना कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट स्पीसीज, है ना। कंपोनेंट स्पीसीज के बेसिस पर, कंपोनेंट स्पीसीज के बेसिस पर सॉल्यूशंस कितने टाइप के होंगे? कंपोनेंट स्पीसीज के टाइप बात को समझना बेटा। यहां पर कंपोनेंट स्पीसीज के टाइप, है ना। तो सर टाइप का क्या मतलब? टाइप का मतलब कि भाई वो कंपोनेंट जो है ना, या फिर हम इसको और भी क्लियर करके बोले कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सॉल्वेंट स्पीसीज। सॉल्वेंट, इसको और भी मैं क्लियर कर दूं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंपोनेंट। और कौन से कंपोनेंट? तो बेटा सॉल्वेंट वाला। कौन सा वाला? सॉल्वेंट वाला, सॉल्वेंट स्पीसीज, है ना। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट कंपोनेंट या सॉल्वेंट स्पीसीज अवेलेबल है, उनके बेसिस पर सॉल्यूशन के टाइप, है ना। तो उनके बेसिस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होंगे यहां पर देख लीजिए बेटा। उसके बेसिस पर सॉल्यूशंस हमेशा 2 तरीके के होंगे। कौन कौन?
एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा जो होगा हमारा बेटा वो होंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। पहला एक्वस सॉल्यूशन, अनदर वन दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। फर्स्ट वन दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, अनदर वन दैट इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। ये कैसे है? तो सर ये सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल जो सॉल्वेंट कंपोनेंट है वो किस टाइप का है उसके बेसिस पर ये सॉल्यूशन है ना। अब एक्वस सॉल्यूशंस के बारे में समझिए। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या लिया गया हो, सॉल्वेंट के रूप में लिया गया हो, ऐसे सॉल्यूशंस को आप क्या बोल दोगे बेटा कि ये सॉल्यूशंस कौन से होंगे? सर ये एक्वस सॉल्यूशन होंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अदर देन वाटर को छोड़ करके है ना कोई और भी सब्सटेंस अगर यूज किया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। those solution in which other than water is taken as a solvent, सॉल्वेंट की बात होनी चाहिए। ऐसे एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन सर जिसमें वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। और सर ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अदर देन वाटर, ऐसा सॉल्यूशन मैं लिख दूं यहां पर, जिनमें अदर देन वाटर any organic solvent is used is called as non aqueous solutions. Hope it is clear. एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, दैट इज एक्वस। सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया गया हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज, वाटर के अलावा कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया गया हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। कुछ एग्जांपल्स पकड़ लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में जैसे देखो NaCl को अगर मैं डिसॉल्व करता हूं बेटा H2O के साथ, है ना, और मैं कह रहा हूं कि NaCl सॉल्यूट है ना, और वाटर यहां पर सॉल्वेंट है। बात को समझना कि वाटर सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन बनेगी वो कौन सी सॉल्यूशन होगी? यहां पर जो सॉल्यूशन मिलेगा अपने को वाटर और NaCl का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, और वो सॉल्यूशन कौन सी सॉल्यूशन होगी? तो सर एक्वस सॉल्यूशन होगी। कौन सी सॉल्यूशन होगी? एक्वस सॉल्यूशन होगी। सर वो एक्वस सॉल्यूशन होगी। क्यों बेटा ये एक्वस सॉल्यूशन हुआ? क्योंकि सर इस सॉल्यूशन के लिए वाटर यूज किया गया है एज अ सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज एन एक्वस सॉल्यूशन। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या किया, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया, जैसे कि CCl4 का यूज कर सकते हो आप, जैसे कि बेंजीन का यूज कर सकते हो आप, है ना, बेंजीन का, CCl4 का बेंजीन का यूज कर सकते हो आप, CHCl3 का यूज कर सकते हो आप ईथर का यूज कर सकते हो आप एल्कोहल का यूज कर सकते हो आप। तो ये सारे चीज जो है बेटा, ये सारे सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आपको ये सारे सॉल्वेंट नजर आए या ये सारे सॉल्वेंट्स दिखाया जाए कि भाई किसी सॉल्यूशन में CCl4 सॉल्वेंट के जैसे यूज किया गया है, तो सर सीधा वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेंजीन का यूज किया गया है सॉल्वेंट के रूप में, सर वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। सर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें CHCl3, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें CHCl3 क्लोरोफॉर्म का यूज किया गया है सॉल्वेंट के रूप में, वो नॉन एक्वस होंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ईथर का यूज किया गया है वो क्या होंगे? नॉन एक्वस होंगे। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल का यूज किया गया है वो सारे क्या होंगे? वो सारे क्या होंगे बेटा? तो वो सारे सर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होंगे। ऑल दीज आर बीइंग अ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस, ऑल दीज विल बी अ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब हम थोड़ी सी, जैसे कि यहां पर हम देख लें कि साइक्लोहेक्सेन को डिसॉल्व अगर मैंने कर दिया है बेंजीन के अंदर या CCl4 के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, CCl4 के अंदर, या बेंजीन ले लो C6H6 के अंदर, तो यहां जो सॉल्यूशंस मिलेगा, रिजल्टिंग सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस कौन से टाइप के सॉल्यूशन होंगे बेटा? तो सर नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे। होप इट इज क्लियर, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होंगे।
अब एक चीज और भी थोड़ी सी, जहां कभी भी सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट के लिए अगर बेटा वाटर का यूज किया जाता है H2O का, तो हम उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, जैसे अल्कोहल, है ना, अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं एल्को सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एल्को सॉल्यूशन या एल्कोहलिक सॉल्यूशन। एल्को सॉल्यूशन या फिर एल्कोहलिक सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है बेंजीन को, है ना, उसको हम बोल देते हैं सिंपली बेंजो सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं? बेंजो सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर, है ना। अब ये दोनों जो है वो कौन से कैटेगरी के हैं? सर ये नॉन एक्वस सॉल्यूशंस के कैटेगरी से हैं। कौन से हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के कैटेगरी के हैं। होप इट इज क्लियर, है ना। एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्यों है ये? तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, जिस किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर के फॉर्म में यूज किया जाएगा वो एक्वस, जिस किसी सॉल्यूशन में अदर देन वाटर किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज किया जाएगा एज अ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर। जैसे कि NaCl का वाटर में सॉल्यूशन, वाटर को मैंने सॉल्वेंट लिया है, NaCl को मैंने सॉल्यूट लिया है, तो यहाँ NaCl और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। अब कुछ मैंने, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स में बताया, कि साइक्लोहेक्सेन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ सॉल्यूशन, साइक्लोहेक्सेन का डिसोल्यूशन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? तो सर ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर CCl4 के अंदर डिसॉल्व किया गया है साइक्लोहेक्सेन को। CCl4 यहां पर सॉल्वेंट है ना, जो कि क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो यहां जो साइक्लोहेक्सेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा वो नॉन एक्वस वाला होगा। अगर साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन के साथ मैंने घोल रखा है या घोल दिया है ना, तो बेंजीन भी यहां पर क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये भी क्या होंगे? ये भी साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन का सॉल्यूशन एक नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होंगे। होप इट इज क्लियर। साइड से मैंने ये बताया कि अगर कहीं पर सॉल्वेंट वाटर यूज की जाएगी दैट मींस वो सॉल्यूशन एक्वस होगी। अगर कहीं पर सॉल्वेंट अल्कोहल का यूज किया जाएगा तो वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होगी या एल्को सॉल्यूशन होगी। अगर कहीं पर सॉल्वेंट का यूज बेंजीन का किया जाएगा तो वहां पर वो बेंजो सॉल्यूशंस कहलाएगी। होप इट इज क्लियर। यस, चलिए नोट कर लो बेटा इतना, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट।